दोस्तों नमस्कार। रेलवे साइंस पीवाई की सीरीज क्लास नंबर 24 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के और सभी पीवाईक्यूज जो कि दोस्तों एसएससी और रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। पूरा दोस्तों डिटेल के साथ क्वेश्चन को समझाया गया है, पूरा डिटेल के साथ सभी का सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों परिवर्तन, पदार्थों का परिवर्तन दोस्तों मोस्टली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा। एक दोस्तों याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन। इसमें से पूछा गया दोस्तों भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ठोसों का द्रव में पिघलना। यह दोस्तों एक कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। यह क्या है दोस्तों, यह भौतिक परिवर्तन है। जो कि दोस्तों मान लीजिए बर्फ़ है, ठोस पदार्थ में है, ठोस में है, वह दोस्तों पानी में पिघल जा रहा है, तो मतलब द्रव में पिघल रहा है, तो लेकिन पानी का दोस्तों कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। पानी पहले भी था, पानी बाद में ही है। तो ठोस का मतलब द्रव में पिघलना, यह दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में बदलना, यह भी दोस्तों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। द्रवों का गैस में बदलना, वाष्पीकरण जो होता है वह भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लेकिन पदार्थों का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ मैटर्स, जो पदार्थों का किण्वन होता है, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन है यह, रासायनिक। अब दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। आइए चलते हैं, देखिएगा। बोला गया दोस्तों पहले भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की संरचना में कोई बदलाव नहीं आता, केवल उसका रूप बदलता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पानी द्रव में बदलती है, लेकिन दोस्तों पानी का सूत्र नहीं बदलता। पानी तो पहले भी था बर्फ़ में और बाद में भी दोस्तों वह पानी ही था। पानी का उबलना, पानी से भाप बनना दोस्तों वह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, यह भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटना, पेड़ को मान लीजिए दोस्तों कोई पेड़ है, पेड़ को आप काट रहे हैं, पहले भी लकड़ी था वह, बाद में सूख कर भी लकड़ी हुई, यह भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन ही है। तो भौतिक परिवर्तन में दोस्तों उसके पदार्थ का मैटर में कोई चेंज नहीं होता है, वह सेम रहता है। उसका गुण दोस्तों सेम रहता है, गुण में उसके कोई चेंजेस नहीं आता है भौतिक परिवर्तन में। अब दोस्तों बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आणविक संगठन में परिवर्तन होता है और दोस्तों एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग क्यों लगता है दोस्तों, ऑक्सीजन और नमी के कारण दोस्तों लोहे में जंग लगता है, तो नया आयरन ऑक्साइड बन जाता है दोस्तों, नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए लोहे में जंग लगना एग्जाम्पल याद रखेगा। जितने एग्जाम्पल दोस्तों भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में दिए गए हैं, ये सभी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। लकड़ी या कागज़ का जलना, मान लीजिए दोस्तों कोई लकड़ी या फिर कागज़ आप जला रहे हैं और उसमें धुआं निकल जाता है, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग तत्व निकलते हैं। दूध से दही का बनना, मतलब फर्मेंटेशन जो होता है, दूध से दही का बनना, यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और दोस्तों अल्कोहल बनाना भी, मान लीजिए कोई रस है, गन्ने का रस है, उसको फर्मेंट करके सिरका बना रहे हैं, सिरके का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। फर्मेंटेशन करके, किण्वन करके। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, दूध से दही कौन सी बैक्टीरिया दोस्तों सहायक होती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु बहुत ही अहम भूमिका निभाती है दूध से दही बनाने में। तो दोस्तों इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोर क्षार अपक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है। तो दोस्तों क्लोर क्षार अपक्रिया क्या होती है, पहले उसके बारे में आइए जान लेते हैं। क्लोर क्षार अपक्रिया में दोस्तों सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का यूज करके सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन से मतलब है दोस्तों H2O मिलाकर दोस्तों इसको विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका विद्युत अपघटन करने के बाद इससे कौन से उत्पाद बनता है, तो ये दोस्तों यह जो दिया गया है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन।
ब्राइन सोल्यूशन बोला जाता है, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या बोला जाता है? ब्राइन सोल्यूशन बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अब क्लोर क्षार अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों? विद्युत प्रवाहित करके विद्युत अपघटन के द्वारा कौन इसका अलग अलग उत्पाद बनाया जाता है, और कौन से उत्पाद बनते हैं उसी उत्पाद के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसको दोस्तों अब जब विद्युत इसमें प्रवाहित करेंगे तो यह किस में टूट जाएगा? तो एक तो बनेगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि दोस्तों कैथोड पर बनता है, और दूसरा बनता है दोस्तों हाइड्रोजन बनता है। तीसरा होता है दोस्तों क्लोरीन गैस बनता है। इसको दोस्तों आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। देखिए सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो दोस्तों क्लोर क्षार अपक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यह तीनों बनते हैं दोस्तों क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्लोर क्षार अपक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है। एनोड पर याद रखिएगा दोस्तों, एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस लगाया जाता है, और कैथोड पर दोस्तों हाइड्रोजन। एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस, कैथोड पर दोस्तों हाइड्रोजन, और दोस्तों कैथोड के पास दोस्तों अवक्षेप के रूप में सॉलिड फॉर्म में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, यह प्राप्त होता है। यह दोस्तों याद रखिएगा। एनोड पर क्या होता है? क्लोरीन होता है, कैथोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। लेकिन कैथोड के नीचे ही दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH का सॉलिड फॉर्म मतलब अवक्षेप प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों अभी भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन से हैं? मतलब सबसे बाहरी जो सतह होता है मानव शरीर का, या फिर कोई भी जीव जंतु है, सबसे बाहरी सतह जो होता है, हमें जो हम लोग चमड़ी बोलते हैं, त्वचा जिसे बोला जाता है, उसमें कौन सा ऊतक होता है? त्वचा में कौन सा ऊतक होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एपिथेलियम टिश्यू। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एपिथेलियम टिश्यू। दोस्तों रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है, ये भी याद रखेगा। पेशी ऊतक भी होती है, और दोस्तों संयोजी ऊतक भी होता है। ऊतक दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, मोस्टली दोस्तों 4 प्रकार आप लोग याद रखिएगा। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से दोस्तों रक्त के बारे में आप लोग याद रखें। रक्त का पीएच मान बहुत बार पूछा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 के आसपास होता है, 7.4 के आसपास। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी होता है। रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी, ये भी याद रखिएगा। रक्त को दोस्तों कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो रक्त को दोस्तों टोटल 4 ग्रुप में बांटा गया है। और कौन कौन से वो ग्रुप होते हैं? एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है AB, और चौथा होता है दोस्तों O। ये 4 ग्रुप होते हैं रक्त के टोटल 4 ग्रुप हैं। रक्त के ग्रुप रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज की बात करें दोस्तों तो कार्ल लैंडस्टीनर याद रखेगा। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। जितना बात हमने बोला है दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे रक्त का पीएच मान होता है 7.4 के आसपास। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के टोटल 4 समूह होते हैं, ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। इतना बात दोस्तों आप लोग रक्त से रिलेटेड याद रखिएगा। बाकी दोस्तों रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज पूछता है, लगभग 60% प्लाज्मा होता है। रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा होता है, यह भी याद रखिएगा। रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा होता है, इसको याद रखिएगा। बाकी एपिथेलियम टिश्यू इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल के बारे में देखिएगा। एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मतलब एपिथेलियम ऊतक जो होता है दोस्तों, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में? याद रखिएगा दोस्तों, त्वचा में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, रक्त नलिका जो होता है उसका स्तर में पाया जाता है, फेफड़ों की कूपिका में पाया जाता है, और वृक्कीय नली में पाया जाता है। इतना दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा, कम से कम त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त नलिका, फेफड़ों का कूपिका और वृक्क नलिका,
इतना दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपिथेलियम टिश्यू। बाकी दोस्तों एपिथेलियम टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। अस्थिरीकृत होता है एपिथेलियम टिश्यू, स्तंभकाकार होता है, क्यूबॉइडल होता है, कई प्रकार के होते हैं। उन सभी के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। अगले क्वेश्चन में कल हम आप लोगों को लेकर जरूर आएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया चूना पत्थर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्तों इनमें से इन चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सा अपक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। तो चूना पत्थर को क्या बोला जाता है दोस्तों? चूना पत्थर को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। जिसका सूत्र होता है CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। अब दोस्तों CO2 के साथ क्या मिलाया जाता है कि जिससे कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो CO2 के साथ दोस्तों बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो दोस्तों प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर बोला जाता है। इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इसको जब करेंगे दोस्तों तो यह प्राप्त होगा CaCO3, या क्या प्राप्त होगा? CaCO3 प्राप्त होगा। प्लस साथ में दोस्तों H2O भी रिलीज होता है, इसको याद रखिएगा। यह रिएक्शन दोस्तों याद रखिएगा बहुत बार पूछता है। कभी कभी दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, उसका अवक्षेप पूछता है, मतलब यह क्या प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों चूना पत्थर बोला जाता है, यह भी याद रखिएगा। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बुझा हुआ चूना या चूने का पानी भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। बाकी ये रिएक्शन दोस्तों जो हमने ऊपर बताया इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है। ये बिल्कुल सही बोला गया दोस्तों, 316 मीटर पर सेकेंड होता है ऑक्सीजन में। लेकिन अगर वायुमंडल में पूछे दोस्तों खुले वातावरण में तो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, पहला तो सही है, दूसरा ऑप्शन है आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। यह भी बिल्कुल सही बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही है। ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही हैं। अच्छा दोस्तों ध्वनि की चाल दोस्तों मैक्सिमम किस में होती है? मैक्सिमम सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक होता है दोस्तों ठोस में। और दोस्तों ठोस में पूछे तो ठोस में किस में होता है? तो एल्युमिनियम में। याद रखिए दोस्तों एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम का रासायनिक चिन्ह Al होता है। एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड। 6420 मीटर पर सेकेंड होता है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, लेकिन ठोस में किस में होता है? एल्युमिनियम में। यह दोस्तों याद रखेगा। आयरन में पूछे, निकल में पूछे, स्टील में पूछे, अल्कोहल में पूछे, समुद्री जल में पूछे, जल में पूछे, वायु में पूछे, सभी के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों को पूछे तो आप लोग सभी का आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए नीचे बात करते हैं उन सभी के बारे में। देखिएगा एल्युमिनियम में होता है दोस्तों 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल में होता है 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में होता है दोस्तों 5960 मीटर पर सेकेंड, आयरन में होता है 5950 मीटर पर सेकेंड, ब्रास का याद रखिएगा दोस्तों 4700 मीटर पर सेकेंड, फ्लिंट कांच का होता है दोस्तों 3980 मीटर पर सेकेंड, वाटर का मतलब समुद्री जल का होता है दोस्तों 1531 मीटर पर सेकेंड, आसुत जल जिसे डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है क्वेश्चन में था 1498 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन का 316 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन का 1284 मीटर पर सेकेंड, एल्कोहल का होता है दोस्तों 1003 मीटर पर सेकेंड, एथेनॉल का होता है 1207 मीटर पर सेकेंड। इतना दोस्तों आप लोगों को कम से कम याद होना चाहिए। इतना क्वेश्चन इतना पॉइंट NCERT में दिया हुआ है दोस्तों, ये आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इतना।
आप लोग इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र में भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? पाचन तंत्र में भोजन की गति का सही क्रम कौन सा है? भोजन की गति से मतलब है दोस्तों, पहले भोजन आपके मुंह में जाता है, उसके बाद कहाँ से जाता है, कहाँ से होते हुए आपका मतलब मल बाहर निकलता है, तो पूरा प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों भोजन कहाँ पे जाता है? मुंह में जाता है। तो मुंह दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले भोजन जाता है मुंह में, तो या तो ए होगा या फिर बी होगा, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, या फिर ए होगा या फिर बी होगा। उसके बाद कहाँ पर जाता है दोस्तों? ग्रास नली में जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों पूरा प्रोसेस के बारे में आइए जान लेते हैं कि पाचन तंत्र में जो भोजन होता है हमारे मुख से लेकर ग्रास नली से होते हुए पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत से होकर मलाशय तक, मतलब पूरा भोजन का पाचन कैसे होता है उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से आइए जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पाचन तंत्र में भोजन की गति का सही क्रम। ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछता है, रेलवे में खासकर पूछा जाता है। बोला गया दोस्तों पहले मुंह में रखा जाता है, उसके बाद दोस्तों ग्रास नली के माध्यम से जाता है, फिर अमाशय मतलब पेट में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत में, फिर अंतिम में दोस्तों मलाशय या फिर गुदा बनकर वो बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों मुंह का क्या काम होता है? भोजन ग्रहण करना, चबाना और लार द्वारा पाचन शुरू होना। और दोस्तों यहाँ पर लार में कौन सा एंजाइम होता है जो दोस्तों भोजन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम याद रखिएगा दोस्तों, एमाइलेज एंजाइम होता है जो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइलेज बार बार पूछता है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों ग्रास नली क्या करता है? भोजन को निगलना, क्रमाकुंचन करना, क्रमाकुंचन के माध्यम से पेट तक पहुंचाना। ग्रास नली क्या करता है दोस्तों? जो हमारे गले के आसपास, मुंह के बाद गले से लेकर अमाशय तक होता है, पेट तक होता है। बाकी अमाशय का काम होता है दोस्तों इसमें जठर रस के साथ भोजन का पाचन करना। अब जठर रस में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, या दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसका पीएच मान होता है दोस्तों 1.2। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2 होता है, 1.2 नहीं, 1 से लेकर 2 तक होता है। कहीं कहीं पर 1.2, कभी कभी दोस्तों 1.4। वो अम्लता के आधार पर होता है, याद रखिएगा, अम्लता के आधार पर। बाकी छोटी आंत का काम होता है पोषक तत्वों का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत का काम होता है दोस्तों पानी और खनिजों का अवशोषण करना। बाकी मलाशय और गुदा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना या फिर निष्कासन मलत्याग करना। यह होता है दोस्तों पाचन तंत्र का पूरा काम, भोजन को निगलने से लेकर पूरा पाचन क्रिया से लेकर दोस्तों पूरा मलाशय तक निकलने का पूरा प्रोसेस। यह दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।